हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्क्विड गेम का सीजन 3। तो अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक भी दे देना यार, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियोस रोज लाते रहूँ। अब ये सीरीज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमें प्लेयर 246 को दिखाया जाता है। यहाँ पर प्लेयर 246 कहते हैं कि भाई मुझे छोड़ दो और मेरी एक बेटी भी है जिसे मुझे बचाना है। यहाँ पर जो पिंक गार्ड थी वो प्लेयर 246 के नीचे में गोली मारती है और कहा कि अगर बचना चाहते हो तो अपनी आंखें को बंद रखो, और फिर वो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो पिंक गार्ड एक दूसरे पिंक गार्ड से कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बॉडी ऑर्गन्स को कैसे निकालते हो। और इसके बाद ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ पिंक सोल्जर्स यानी कि गार्ड्स कॉफिन को ला रहे होते हैं और सभी प्लेयर्स वहाँ पर देख रहे थे कि इस कॉफिन के अंदर आखिर कौन होता है। और कॉफिन के अंदर होते हैं हमारे गिहुन, जो कि अभी जिंदा थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बोट का सीन, जहाँ पर एक पायलट ने एक बंदे को मार दिया था और ये बात सिर्फ हमें ही पता थी। और इसी बारे में बोर्ड में सभी लोग बात कर रहे थे कि आखिर वो बंदा गया तो गया कहाँ। और यहाँ पर कैप्टन पार्क सभी से कह रहे थे कि वो बंदा ने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसी कारण वो बह के चले गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के साथ जो बंदा था वूसॉक, उसने कैप्टन पार्क को उसी रात को खड़े हुए देखा था बोर्ड में। इसलिए वहाँ पर बोर्ड में वूसॉक सभी लोगों को बताता है कि कैप्टन पार्क भी वहाँ पर खड़ा था उस रात बोर्ड में। इसके बाद दोस्तों ये सीन यहीं पर कट होता है और उसके बाद हमें फिर से गिहुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी माँ गिहुन को मोटिवेट कर रही थी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, तुम तो हमें बचाने के लिए सब कर रहे थे। और इसके बाद गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें पैसे दिखाने लगते हैं और बताते हैं कि जो लोग यहाँ पर मरे हैं उनकी वजह से यहाँ पर रकम की कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये सब देखकर ओ टीम वाले लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ओ टीम वाले लोग को सिर्फ पैसों से ही मतलब था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गिहुन गार्ड से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मुझे भी खत्म कर दो, मुझे क्यों नहीं मारा, मेरे सारे दोस्तों को खत्म कर दिया मगर मुझे क्यों नहीं मारा, तुम जीत गए और मुझे यहाँ पर खत्म कर दो। अगर गार्ड्स ऐसा नहीं करते और गिहुन को हथकड़ी लगाकर बांध देते हैं वहाँ पर। और तभी फ्रंटमैन भी ये सब चीज देख रहा होता है और फ्रंटमैन को तभी एक कॉल आता है और ये फोन कैप्टन पार्क ने की होती है। और कैप्टन पार्क फ्रंटमैन से कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर तुम्हारे तक जल्दी पहुंच जाएगा, इसका प्लान है कि आज रात तक तुम तक पहुंच जाए। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि अगर तुम्हें जरा सा भी गड़बड़ लगे तो तुम इन सबको मार देना। ये सब सुनने के बाद कैप्टन पार्क फ्रंटमैन से कहता है क्या तुम्हारे भाई को भी? फ्रंटमैन कैप्टन पार्क से कहता है कि हाँ, उसे भी मार देना। लेकिन दोस्तों पुलिस ऑफिसर तो फ्रंटमैन का भाई था, लेकिन वो फ्रंटमैन फिर भी उसे मारने की इजाजत दे देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होती है और हमें वोटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग वोट कर रहे होते हैं और गिहुन को हथकड़ी से बांधने के कारण गिहुन वोट नहीं देते हैं। इसके बाद वोटिंग वाले लोग यहाँ पर वोटिंग को जीत जाते हैं और यहाँ पर हमारी पिंक गार्ड भी ऑर्गन वाले रूम तक पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि एक तांत्रिक औरत गिहुन को बहुत ज्यादा बुली कर रही होती है और उसे टीज कर रही होती है। देखो अब तुम्हें अच्छा लगा, ये सब तुम्हें मजा आया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे कारण मरे हैं और तुम्हें उनकी आत्माओं की आवाज सुनाई दे रही है, देखो यहीं कहीं भटक रहे हैं और तुम्हें ही दोष दे रहे हैं। ये सुनकर गिहुन काफी ज्यादा भड़क जाता है, उस तांत्रिक औरत का अचानक से गला पकड़ लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिंक गार्ड वहाँ तक पहुंच गई है जहाँ पर प्लेयर्स के ऑर्गन निकाले जाते थे। फिर पिंक गार्ड सभी को अपने गोलियों से ठोक देती है और सिर्फ उसे जिंदा छोड़ देती है जो कि प्लेयर्स के ऑर्गन निकालता था, और वो डॉक्टर होता है। और वो पिंक गार्ड डॉक्टर को सिर्फ इसी कारण जिंदा छोड़ती है ताकि वो 246 प्लेयर के गोली को निकाल सके, इससे कि उस 246 प्लेयर की जान बच सके। इसके बाद इसे यहीं पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर्स को खाना दिया जा रहा था और यहाँ पर जो हमारे एमजी कोइन है वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अपना स्वीट पोटैटो दे देते हैं। इसके बाद हमारी दादी माँ गिहुन से कहती है कि भाई तुम कुछ खा लो, तुम ऐसे मत बैठे रहो, तुम कुछ तो खा लो अभी। इसके बाद हमारी ट्रांसजेंडर आके गिहुन से माफी मांगती है कि अगर मैं सही टाइम पर मैगजीन ले आती तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन जो हमारी दादी माँ के बेटे होते हैं वो गिहुन को सारी बात बता देते हैं कि इसमें इसकी बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं है। वो गिहुन को बताता है कि जब तक कि ये मैगजीन लेने के लिए आई तब तक वहाँ पर पिंक गार्ड आ चुके थे, कि सारी गलती तो देवो की है, अगर वो सही टाइम पर तुम्हारे पास मैगजीन लेके पहुंच जाए तो तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ पर जिंदा हो। लेकिन देवो यहाँ पर आके चुपचाप बैठ गया था और वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिला, यानी कि उसने गिहुन की टीम के साथ गद्दारी की थी। और गिहुन देवो को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं क्योंकि वो बिना किसी गिल्ट के खाना खा रहा था। और इसके बाद दादी माँ गिहुन के लिए खाना छोड़कर चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि पुलिस वाले से वो उसक बात कर रहा होता है कि मुझे कैप्टन के ऊपर शक है। उसक उसे बताता है कि कल रात में जब बाहर निकला था तो मैंने कैप्टन को बाहर खड़े हुए देखा था और उसके हाथ पर स्क्रू ड्राइवर था। तो वो पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि देखो वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ही मुझे बचाया, उस डोर वाले का घूमने से इनका कोई भी लिंक नहीं है। यार प्लेयर्स रूम में अनाउंसमेंट होती है कि अगली गेम के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ और उन्हें गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद जब उन्हें गेम खेलने के लिए ले जाया जा रहा होता है वो गेमिंग अरेना की तरफ जा रहे होते थे, वो देखते हैं कि स्क्विड गेम वालों ने जो भी रेबल फाइट में हिस्सा लिया था उन सबको टांग कर रखा था। उन रेबल्स में से 1 लाख जोंगबे की भी थी, जिसे देखकर गिहुन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखकर देहो और भी ज्यादा घबरा रहा था। और पुलिस वाला किसी दूसरे ड्रोन वाले को पकड़कर अब वापस से उस आइलैंड का पता लगाने के लिए जाने वाला था। इधर वो पुलिस ऑफिसर वापस से वूसक को फोन लगाता है और वूसक उसे बताता है कि आज मैं वहाँ नहीं आऊंगा, मतलब बोर्ड में आज मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मैं कैप्टन पार्क के बारे में आज पता लगाऊंगा कि उसका बैकग्राउंड आखिर है क्या। इधर डॉक्टर ने 246 प्लेयर की बॉडी से गोली तो निकाल दी थी, मगर उसे गोली लगने की वजह से काफी ज्यादा उसका ब्लड लॉस हो गया था। इस वजह से पिंक सोल्जर 246 प्लेयर को अपना खून दे देती है। अब इधर सभी प्लेयर्स को गेम्स के रूल बताए जा रहे थे, जिसमें इस गेम का नाम होता है हाइड एंड
सीक यानी कि लुका छुपी। अब इस गेम का नियम बेसिकली ये था कि रेड टीम वालों को ब्लू टीम वालों को ढूंढकर मारना था। अब इन्हें टीम्स में बांटने के लिए वहाँ पर इन्हें बॉल सेलेक्ट करवाई जाती है। इनके सामने एक मशीन थी जिसमें से रैंडमली कोई भी बॉल निकलना था, ब्लू बॉल और रेड बॉल। जिस भी प्लेयर को ब्लू बॉल मिला उन्हें वेस्ट पहनाकर ब्लू टीम में भेज दिया गया और जिस भी प्लेयर को रेड बॉल मिला उनको रेड वेस्ट पहनाकर रेड टीम में भेज दिया गया। और रेड टीम का काम ये था कि इनको 30 मिनट के अंदर ढूंढ के ब्लू टीम वाले प्लेयर को मारना था और जो भी ब्लू प्लेयर इनसे बच जाएगा उन्हें आगे भेज दिया जाएगा। और अगर किसी भी रेड प्लेयर ने ब्लू टीम वालों को 30 मिनट के अंदर अगर खत्म नहीं किया तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि रेड टीम वाले प्लेयर को किसी भी एक ब्लू प्लेयर को खत्म करना ही था। यहाँ पर सभी रेड प्लेयर को एक एक चाकू दिया जाता है और सभी ब्लू टीम वाले प्लेयर्स को एक एक चाबी वाला लॉकेट। अब चाकू का काम तो आप सभी को पता ही है, रेड टीम वालों को उस चाकू की मदद से ब्लू टीम वालों को खत्म करना था और ब्लू प्लेयर्स को दिया गया चाबी का काम ये था कि वो कोई भी दरवाजा उस चाबी की मदद से खोल सकते हैं छुपने के लिए, मगर एक बार दरवाजा खुलने के बाद फिर वो बंद नहीं होगा। वहीं पर दोनों टीम्स को अदला बदली करने के लिए एक चांस दिया जाता है कि अगर जो भी प्लेयर चाहे तो वो ब्लू टीम से रेड टीम में और रेड टीम से ब्लू टीम में आ सकता है या जा सकता है। गेहूं था रेड टीम में, देहो था ब्लू टीम में, दादी माँ थी रेड टीम में और उनका बेटा था ब्लू टीम में, जुन्नी थी रेड टीम में और वहीं ली था ब्लू टीम में। कुछ और कैरेक्टर जैसे कि नामगी वो था रेड टीम में और मिनसुक भी था रेड टीम। वहीं युनजू, समन और बुढ़ाऊ तीनों थे की टीम में यानी कि ब्लू टीम में। वहीं पर ली जूनी को मैनिपुलेट करने के लिए पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इस हालत में किसी को भी नहीं मार पाओगी, तो हम टीम्स की अदला बदली कर लेते हैं, बोलता है उससे। और वो कहता है कि जब मैं एक प्लेयर को मार लूंगा तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आऊंगा और तुम्हें और अपनी बेबी को बचा लूंगा। वहीं दादी का बेटा दादी से अदला बदली कर लेता है। अब ब्लू टीम को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है छुपने के लिए। अब 2 मिनट खत्म होने के बाद रेड टीम उनको मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर नामगी और ली टीम बनाकर मारने का डिसाइड करते हैं और वहीं गेहूं का निशाना था देहो। इधर प्लेयर 246 के होश आने पर पिंक गार्ड उसे भी उस डॉक्टर को ही मार देती है और उस डॉक्टर की यूनिफॉर्म 246 प्लेयर से चेंज कर लेती है। इधर रेड टीम वाले पागलों की तरह ब्लू टीम वालों को खोज खोज कर मार रहे थे और इधर वो चालाक बूढ़ा टीममेट बनने का नाटक करके अपनी टीम के प्लेयर्स को आगे फेंक रहा था और उन्हें मरवा रहा था। वही युनजू ग्रैंडमा और उन्हीं की हेल्प कर रही थी। अब यहाँ पर तीनों को अलग अलग टाइप्स के कीज मिले होते हैं कि स्क्वायर, राउंड एंड ट्रायंगल। इसकी हेल्प से वो तीनों अलग अलग टाइप से दरवाजे खोल पा रहे थे और इधर देहो तो बस गेहूं से बस्ता फिर रहा। इधर नामगे और ली ने एक ब्लू टीम वाले बंदे को पकड़ लिया था जिसे ये लोग साथ मिलकर मारते हैं, मगर इन दोनों को एक बंदे को और मारना पड़ेगा क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग रेड टीम वालों को तो एक बंदे को तो मारना ही था, लेकिन जो कि इन्होंने आधा आधा मारा था तो इनको एक बंदे को और ढूंढ के मारना ही पड़ेगा, तभी ये लोग पास होंगे। और इसीलिए ये दोनों एक अपना दूसरा शिकार ढूंढने के लिए निकलते हैं और हाथापाई के दौरान मिनसुक को नामदेव का लॉकेट मिल जाता है, ड्रग्स वाला। इधर जुन्नी सीढ़ियों से गिर जाती है और उसका पैर सूज जाता है, उसके पेट में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। इस कारण रेड टीम का प्लेयर उसे देखकर मारने के लिए आता है, मगर युनजो उसे मार कर खत्म कर देती है। इधर जुन्नी के सीढ़ी से गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है, यानी उसका हड्डी टूट जाता है और उसके पेट में लगने की वजह से उसका पेट में दर्द भी चालू हो जाता है। ये सब देखकर युनजो और ग्रैंड माँ उसे एक कमरे में लाते हैं। इधर ली और नामग्यो काफी लोगों को मार रहे थे, जहाँ पर नामग्यो उससे कहता है कि हम पहले ब्लू टीम वालों को खत्म कर देंगे तो रेड टीम वाले किसी को भी नहीं मार पाएंगे, जिससे कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जिससे होगा ये कि हम सबके हिस्से में ज्यादा पैसे आएंगे। अब ली होता है बहुत बड़ा लालची, इस कारण उसका प्लान मान लेता है और फिर जो दिखे उसे मारना चालू कर देते हैं। और इधर योनशिक की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी को मारने की, किसी को मारने से पहले वो खुद ही डर रहा था। और इधर देहो और गेहूं की आमना सामना हो जाती है और उनके बीच काफी ज्यादा फाइट होता है, जहाँ पर देहो गेहूं को धक्का देकर भाग जाता है और इधर जुन्ही को लिवर पेन होना चालू हो गया था। वही ग्रैंड माँ उसकी डिलीवरी कराने में हेल्प करती है, वही युनजू वहाँ पर गार्ड कर रही होती है दरवाजे के पास खड़े होकर। वहीं शमन को एक ऐसा दरवाजा मिल जाता है जिससे कि वो बाहर जा सकती थी, मगर उसके लिए उसको 3 की चाहिए था जो कि अलग अलग शेप्स की होनी चाहिए थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दरवाजा वही होता है जिससे कि ये लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल सकते थे बिल्कुल सही सलामत। इधर ये चालाक ओल्ड मैन मरे हुए लोगों का खून लगा कर उसके साइड में सो जाता है रेड टीम से बचने के लिए। उसे देखकर रेड टीम वाले वहाँ से चले जाते हैं और इधर ये शमन उस चालाक बूढ़ाऊ को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उस ओल्ड मैन के पास थी 2 कीज और समन के पास थी 1 कीज, जिससे कि वो लोग एस्केप डोर खोलकर जा सकते थे। और यहाँ ग्रैंड माँ जुन्नी की सक्सेसफुली डिलीवरी कर देती है और उसको एक बेबी होता है और तभी एक रेड टीम का प्लेयर उनको मारने आ जाता है, जिससे कि लड़ते लड़ते युनजू काफी दूर चली जाती है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते एक रूम तक आ जाते हैं जहाँ पर युनजू उस बंदे को भी मारकर खत्म कर देती है और युनजू को एक डोर मिलता है और ये वही 3 की वाला रूम होता है जहाँ से एस्केप किया जा सकता है। अब युनजू के पास तीनों कीज थी जो कि उसको जुन्नी और ग्रैंड माँ ने दी थी, तो वो तीनों की लगा के इस डोर खोल देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लोग दरवाजे के पार जाने से ये गेम जीत पाएंगे। ये बताने के लिए जल्दी से ग्रैंडमा और जुन्नी के पास आती है, मगर तभी पीछे से ली उसको चाकू मार देता है, जिससे
युंजू ग्रैंडमा और जुन्नी के सामने मारी जाती है। ली को युंजू को चाकू मारता देख यहाँ पास जुन्नी काफी ज्यादा हैरान या शॉक्ड रह जाती है। अब नामग्यू थोड़ी दूर पर ही खड़ा था, इस कारण नामग्यू वहाँ पास ना करके ली जुन्नी से बिल्कुल भी बात नहीं करता है और वहाँ से नामग्यू को लेकर चला जाता है। अब मरने से पहले युंजू ने इन दोनों को डोर के बारे में बता दिया था, इसलिए काफी दुख के साथ युंजू से वो लोग चाबी लेकर उस एस्केप रूम की तरफ चल देते हैं। यहाँ पर शमन और उस बुढ़ाऊ उन दोनों से पहले वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो डोर को ओपन कर लेते हैं तीनों चाबी के हेल्प से, जो कि उस बुढ़ाऊ के पास थी, मगर वो बुढ़ाऊ शमन को ही छोड़ देता है। वो चालाक ओल्ड मैन सबसे पहले खुद दरवाजा पार कर लेता है, उसके बाद चाबी निकाल लेता है दरवाजे से, फिर डोर लॉक कर देता है और शमन को वहीं छोड़ देता है। तभी वहाँ मिंशु आ जाता है और उस शमन को मार देता है। वहीं गिहुन देहू को पकड़ लेता है और देहू से माफी मांगने लगता है और देहू से बताते हैं कि उसने सब कुछ झूठ कहा था, कि वो कोई मरीन कमांडो नहीं है, उसका टैटू भी नकली था। और वो गिहुन को बताता है कि मैं वैसा बिल्कुल भी लड़का नहीं हूँ जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत ही डरपोक लड़का और मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मैं तुम्हारी टीम में आया था ताकि वो इस गेम को सर्वाइव कर सके। और वो बहुत ज्यादा डर गया था, उसकी वजह से वो मैगजीन लेकर नहीं जा सका। ये सब सुनकर गिहुन उसे मारने से रुक गया और देहू ने उस पर अचानक से हमला कर दिया, जिससे उनके बीच वापस से फाइट शुरू हो गई। इधर जुन्नी और ग्रैंडमा उसी रूम में पहुंच जाते एस्केप रूम में। अभी उस रूम में जाते ग्रैंडमा का बेटा योनशिक, जो कि किसी को भी मार नहीं पाया था, तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे साइड दो और मुझे जुन्नी को मारने दो। तब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम जुन्नी को रहने दो, मुझे मार लो। मगर योनशिक तो किसी को भी नहीं मार पा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, तो वो अपनी मदर को कैसे मार सकता था। तो अपनी मदर को वो नहीं मारता और जुन्नी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी मदर जुन्नी को बचाने के लिए उसके पीछे में चाकू मार देती है। वहीं इधर गिहुन देहू को गुस्से में गला दबाकर मार देता है। वहीं इधर एक माँ अपने बेटे को मार कर दुखी थी, वहीं गिहुन अपने दोस्त को मरने की गम से भी दुखी था। इसी गिल्ट में वो अपने आप को भी उस चाकू से खत्म करने की कोशिश करता है, मगर गार्ड आके उसे रोक देते हैं। अब यहाँ पर टाइम खत्म हो जाती है और जिन भी रेड प्लेयर्स ने किसी भी ब्लू प्लेयर को नहीं मार पाया था, उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमें रिवील होता है कि जो गार्ड्स में से 4 लोग खुद वीआईपीज थे, जो कि इस गेम में पहली बार पार्टिसिपेट किए थे गार्ड बन के। क्योंकि उन्हें गेम देखने में मजा नहीं आ रहा होता है, तो वो खुद गार्ड बनकर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर गेम खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने स्लीप रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ आते ही गिहुन को बांध दिया गया और सभी लोगों को उनकी जीती हुई अमाउंट दिखाई गई, जहाँ पर ये अमाउंट काफी ज्यादा थी। हर एक के हिस्से में काफी ज्यादा अमाउंट आ रही थी, जहाँ पर वो ग्रैंड मदर सबसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि अब गेम बंद करो, अब लालच मत करो, अब सभी की जान बच जाएगी, अपने पर नहीं कम से कम उस छोटी बच्ची पर रहम करो जो गेम शुरू होते ही उसकी हिस्सा बन गई है। मगर कोई भी उनका बात नहीं सुनता और सभी लोग गेम जारी रखने के लिए वोट करते हैं और इस फैसले से ग्रैंड मदर काफी ज्यादा टूट जाती है। और फिर रात में वो जुन्नी की बेटी को काफी ज्यादा प्यार कर गिहुन से वादा लेने के लिए आती है कि तुम वादा करो कि इस गेम को तुम लास्ट तक खेलोगे और जुन्नी की बेटी की और जुन्नी की हिफाजत करोगे। ये वादा लेकर वो यहाँ से चली जाती है और रात में सुसाइड कर लेती है, यानी कि अपनी जान ले लेती है। और ग्रैंड माँ की सर्कस से सभी प्लेयर्स को काफी ज्यादा वो झटका लगता है। अब इसके बाद इनके सामने नेक्स्ट गेम चालू हो जाता है और ये गेम काफी सिंपल थी। इस गेम में 2 डॉल्स थी, वो रोप को घुमाएंगे और इनको रोप के ऊपर से जंप करना और ये ब्रिज को क्रॉस करना था, और हल्की सी गलती भी इनकी जान ले सकती थी। और पिछले बार की तरह इस गेम में भी वीआईपीस आए हुए थे और इन प्लेयर्स की गेम को ऑब्जर्व करे थे अपने रूम में बैठ के, और वो इसलिए ताकि प्लेयर्स के ऊपर अपनी बाजी लगा सके। और दूसरी तरफ जुनहो की यानी कि उस ऑफिसर की आइलैंड को खोजने की तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि इस टाइम जो ऑफिसर आइलैंड के पास था, उस आइलैंड की पहाड़ी को उसने पहचान लिया था। ये वही आइलैंड थी जिसके पिछले सीजन में उसके भाई ने उसको शूट किया था। खैर ये सीन यहीं पर कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है गेम का वापस से सीन, और हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ लड़खड़ा रहा था। उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको भी ब्रिज को ही पकड़ा, लेकिन वो संभल न सका और वो लड़खड़ा कर गिर गया और आखिर में उसकी मौत हो गई। उसके पीछे खड़े लोग उसको गिरता देख काफी ज्यादा होशियार हो गए और सभी सावधानी से उस ब्रिज को पार करने लगे, और यहाँ आधे से ज्यादा लोगों ने ब्रिज को पार भी कर लिया था। अब आखिर में गिहुन और जुन्ही सिर्फ रह गए थे ब्रिज क्रॉस करने के लिए। अब क्योंकि जुन्ही का पैर तो टूट चुका था, इसलिए गिहुन डिसाइड करता है कि अब वो उसकी बेबी को पार कराएगा, और गिहुन बिल्कुल ऐसा ही करता है। उस बेबी को पकड़ कर वो ब्रिज पार कराने लगता है और बड़े मुश्किल से गिहुन उस ब्रिज को क्रॉस भी कर लेता है उस बेबी के साथ। और अब आखिर में गिहुन और सभी प्लेयर्स ब्रिज क्रॉस कर लिए थे, लेकिन अब क्योंकि जुन्ही का पैर टूट चुका था, इस कारण जुन्ही उसी ब्रिज के उस तरफ रह जाती है। जुन्ही को उस तरफ देख गिहुन जुन्ही से कहता है कि रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर टाइम खत्म होते देख जुन्ही गिहुन को मना कर देती है कि गिहुन तुम इधर मत आओ, टाइम खत्म होने वाला है, और तुम इधर आओगे और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी बेबी का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन अब क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था और जुन्ही उस कंडीशन में थी कि उस ब्रिज को क्रॉस कर सके, तो जुन्ही डिसाइड करती कि अब वो सुसाइड कमिट कर ले, यानी कि वो उस ब्रिज से छलांग लगा दे। और छलांग लगाने से पहले जुन्ही गिहुन
गिहुन से एक वादा मांगती है कि गिहुन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेबी का किसी भी तरीके से ख्याल रखोगे और उसे सरवाइव कराओगे, तुम उसे किसी भी तरीके से इस गेम से बाहर निकालोगे। और इतना कहने के बाद जूनी उस ब्रिज से छलांग लगा देती है और वो गिरकर मर जाती है। जूनी को मरता देख वीआईपीज डिसाइड करते हैं कि अब वो बेबी को भी इस गेम में खिलाया जाएगा उसकी माँ की जगह, यानी कि अब वो बेबी भी एक प्लेयर था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पिंक कार्ड यानी कि नियोल और प्लेयर 246 उस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रही थी। इन तभी कुछ गार्ड्स उनको नोटिस कर लेते हैं और उन पर हमला करवा देते हैं कुछ गार्ड्स से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो भी प्लेयर्स उस गेम से बच गए थे वो सभी लोग वापस से उस रूम में आ जाते हैं, पर उन्हें आने के बाद पता चलता है कि जो जूनी की बेटी थी वो उनकी अपनी माँ की जगह इस गेम को कंटिन्यू करेगी, यानी कि वो भी अब एक प्लेयर थी। अब क्योंकि जूनी की जगह उसकी बेटी खेलेगी तो उसको पैसे भी मिलने थे। तो ये सारी बात सुनकर काफी सारे प्लेयर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो तो यहाँ तक उस मासूम बच्ची को मारने तक का प्लान कर लेते हैं, लेकिन गार्ड्स की वजह से इस बच्ची की जान बच जाती है। लेकिन अब प्लेयर्स के लिए इस बच्ची का जिंदा रहना अच्छा बात था या नहीं ये उनको नहीं पता था, इसलिए प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्ची को अगले गेम से पहले पहले खत्म कर देंगे। लेकिन इस बात की खबर फ्रंटमैन को लग जाती है और फ्रंटमैन क्योंकि इनके ऊपर नजर रख रहा था इसलिए फ्रंटमैन एक गार्ड को भेजकर गिहुन को मिलने के लिए बुलाता है। जैसे लिफ्ट खुलती है तो वो गिहुन देखता है कि उस ऑफिस में वही आदमी बैठा है जिसने उसके दोस्त को खत्म कर दिया था उसके सामने, और अब फ्रंटमैन उसको अपना चेहरा दिखा देता है और गिहुन ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं इनो है, जिसे वो गेम के स्टार्ट से अपना दोस्त समझ रहा था और उसके साथ गेम खेल रहा था। लेकिन अब उसे फ्रंटमैन के तौर पर देखकर गिहुन का सबसे भरोसा उठ गया। फ्रंटमैन गिहुन को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक डील देने के लिए बुलाया था। वो उसे बताता है कि गेम में सभी प्लेयर्स तुम्हें और उस बच्ची को मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम लास्ट गेम शुरू होने से पहले उन सभी प्लेयर्स को खत्म कर दो, मैं तुम्हें इनाम के पैसे और उस बच्ची को दे दूंगा। यहाँ पर ऐसे नहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर को जो बेसब्री से उस आइलैंड को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि क्यों उसकी तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई। उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसका ही एक साथी उसे धोखा दे रहा था और उसे रास्ते से भटका रहा था, और उस पुलिस ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि वो फ्रंटमैन का आदमी है, क्योंकि कैप्टन पार्क उस समय फ्रंटमैन से ही बात कर रहा था फोन पर और उस पुलिस ऑफिसर ने उसे बात करते हुए पकड़ लिया था, यानी देख लिया था। और अब कैप्टन पार्क को पता चल चुका था कि पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो चुका है, और ये सारी बात कैप्टन पार्क फ्रंटमैन को बताता है। फ्रंटमैन उसे ऑर्डर देता है कि ठीक है अब पानी सर से ऊपर बह गए, उन सारों को खत्म कर दो। अब फ्रंटमैन की बात मानकर कैप्टन पार्क उस बोर्ड में मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर देता है। उस टाइम वो पुलिस ऑफिसर रूम के बाहर था, इस कारण वो बच जाता है, लेकिन ये बात उस कैप्टन पार्क को पता नहीं होती है। तभी पुलिस ऑफिसर पीछे से आके उस कैप्टन पार्क को मार देता है और कैप्टन पार्क भी यहाँ पर मारा जाता है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं, तो पुलिस ऑफिसर और एक टीम का लीडर जिसको यहाँ पर भी पैर पे गोली लगी थी। उसके बाद यहाँ पर ये सीन कट हो जाती है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है नियोल जिसके ऊपर गार्ड्स हमला कर रहे थे, वो उसके साथ एक सौदा करती कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम वापस से उस आइलैंड में आ जाओ। लेकिन नियोल किसी तरीके से प्लेयर 246 को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और नियोल उस सौदे को मान जाती है और वो आइलैंड में पहुंच जाती है और एक सिगरेट दरवाजे से वो ब्लैक गार्ड के कमरे तक पहुंच जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। और ब्लैक गार्ड को गन पॉइंट पर लेने के बाद वो उसको फोर्स करती है कि प्लेयर 246 की सारी डिटेल्स डिलीट कर दे, और अपने इस मिशन में वो कामयाब भी हो जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गिहुन यहाँ पर अभी फैसला नहीं ले पा रहा था कि उसे प्लेयर्स को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। ये सब सोचते हुए गिहुन एक आदमी के पास चले जाता है, यानी कि उस बुढ़े आदमी के पास। उसके गर्दन में वो चाकू टिका भी देता है, मगर उसकी जमीर गवाही नहीं देती है। इस कारण गिहुन उस बुढ़े आदमी को नहीं मारता है क्योंकि वो एक किलर नहीं था, और ऐसे ही वो सबको मारने का डिसीजन अपना रोक देता है। फ्रंटमैन जो अपने रूम में बैठ के गिहुन को उस टाइम देख रहा था, उसे अपना पास्ट याद आता है कि जब 2015 की गेम में उसे भी यही ऑफर मिली थी और उसने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए सभी लोगों को मार दिया था। गिहुन को उसे देखते हुए ये पता चलता है कि सारे लोग उसकी तरह लालची नहीं होते हैं, जो सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचते हैं, दूसरों की नहीं। इसके बाद एक अगला दिन आ जाता है और गेम शुरू हो जाती है। ये गेम पहली गेम से बहुत ही ज्यादा अजीब थी। यहाँ पर 3 शिप्स के टावर बने थे जिनके ऊपर चढ़कर इनको अपने साथी को धोखा देना था अपनी जान बचाने के लिए। अपने आप को बचाने के लिए सभी लोगों को एक दूसरे को टावर से नीचे फेंकना था। ये सभी लोग टावर के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर ली सभी को एक हकीकत बताता है कि वही जूनी की बेटी का फादर है, नहीं कि उस मासूम सी बच्ची का वो बाप है। इसे बचाने के लिए अब उसे परवाह हुई थी। बचाने के लिए वो टावर में लगा हुआ एक रॉड को उठाकर एक बूढ़े आदमी को धक्का दे देता है, यानी कि उसे वहाँ से वो गिरा देता है। ऐसे ही दूसरे आदमी को भी मारना शुरू कर देता है गिराकर। ऐसे दूसरे आदमी लोग भी एक दूसरे को धक्का देने के लिए लड़ रहे थे। जैसे ही कोई दूसरा आदमी दूसरे आदमी को धक्का देने में कामयाब हो जाता तो वो लोग ये राउंड जीत जाते थे। पर ली ही सबसे ज्यादा लोगों को मार कर नीचे गिरा रहा था ताकि उसकी प्राइज मनी सबसे ज्यादा हो जाए। अब एक एक करके सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं और आखिर में बच जाते हैं ली और गिहुन। गिहुन से कहता है कि देखो तुम इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इस बच्ची को नीचे गिरा दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन गिहुन ने तो जूनी से वादा किया था, इसलिए उस बच्ची को वो खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस कारण वो उस बच्ची को नहीं देता है। बच्ची को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है।
गिहुन के हाथों में चाकू भी था जिससे कि वो ली को मार सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गिहुन अपने आप को और उस बच्ची को बचाने में लगा रहा और इसी सबके बीच ली उस बच्ची को खींचने में कामयाब हो गया। वो अब अपनी बेटी को नीचे गिराने वाला था। सभी वीआईपीज उसका बिहेवियर नोटिस कर रहे थे, जबकि गिहुन उससे विनती कर रहा था कि देखो ऐसा मत करो, कि उस बच्ची को वहां से मत फेंको। इतना समझाने के बाद जब ली उसका बात नहीं मानता है, गिहुन उसे धक्का देता है और जल्दी से अपना जैकेट पकड़ लेता है जिसमें वो बच्ची थी। वो चाहता तो गिरती हुई ली की भी जान बचा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया और ली यहाँ पर गिर कर मर गया। और हमें फाइनल राउंड में गिहुन दिखाया गया उस बच्ची के साथ। फिर हम आइलैंड के बाहर देखते हैं कि आखिरकार वो पुलिस ऑफिसर इस आइलैंड के बाहर पहुंच गया था। वो इस आइलैंड के बाहर उस आदमी को भी देखता है, यानी कि 247 प्लेयर को से नियोन ने बाहर निकाला था, और वो पुलिस ऑफिसर उसे रेस्क्यू कर लेता है। और फिर वो अकेले स्क्विड गेम के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसके टीम में अब कोई नहीं बचा था और जो बचा था एक बंदा, उसके ही पैर में गोली लगी थी। इसलिए वो स्क्विड गेम के अंदर अकेले जाने का फैसला करता है और अपने टीम के लीडर को बोलता है कि तुम कोस्ट गार्ड को बुला देना। गेम के अंदर में फाइनल राउंड में दिखाया जाता है कि गिहुन के हाथ में एक बच्ची थी और वो एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। सब वीआईपीज भी देख रहे होते हैं और गिहुन पर शर्त लगाते हैं कि जरूर वो इस छोटी सी बच्ची को नीचे गिरा देगा और प्राइज मनी के साथ साथ अपनी जान बचाकर यहाँ से चला जाएगा। गिहुन भी अब कुछ सोचते हुए फाइनल राउंड का बटन दबा देता है। वीआईपीज अचानक से चौंक जाते हैं और देखने लगते हैं कि अब गिहुन क्या करेगा। अब तो यही एक्सपेक्ट करे थे कि वो बच्ची को नीचे गिरा देगा, लेकिन गिहुन बच्ची को नीचे रखकर उसके माथे पर किस करता है और उसे नीचे रखकर साइड में खड़ा हो जाता है अपनी जान देने के लिए। लेकिन जान देने से पहले गिहुन इन सबको एक बात कहकर जाता है, हम कोई रेस के घोड़े नहीं है, हम इंसान हैं। और ये कहने के बाद गिहुन वहाँ से कूद जाता है और बहुत ही सैडली उसकी जिंदगी यहाँ पर एंड हो जाती है। इसके बाद सारे वीआईपीज और यहाँ तक कि फ्रंटमैन भी सब शौक रह जाते हैं। गिहुन ने ये करके साबित कर दिया था कि वो कोई जानवर नहीं इंसान है। इंसानियत उसके अंदर अभी भी जिंदा बची थी। वीआईपीज ने तो सोचा भी नहीं था कि गेम इस तरीके से पलट जाएगी। फ्रंटमैन भी गिहुन की मौत से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। उन 2 गेम का विनर था आखिर, बस बहुत सारा पैसा था, अतः तो ऐश की जिंदगी जी सकता था, और उसने फिर भी अपने अंदर की इंसानियत को चुना और अपनी ही जान ले ली एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए। ये सब देखकर फ्रंटमैन सोच रहा होता है कि उसके अंदर की इंसानियत कहाँ चली गई थी और उसने तो सिर्फ एक ही गेम जीता था। फिर फ्रंटमैन को एक गार्ड आकर बताता है कि कोस्ट गार्ड की बोर्ड यहाँ तक आ चुकी है, साइलेंट तक। फ्रंटमैन ये सुनकर गार्ड को ऑर्डर देता है कि सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख लो और इस जगह को खाली करो। और फिर फ्रंटमैन बॉम्ब के बटन को दबा देता है, जिस बॉम्ब को हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था। और वो जहाँ पर था वहाँ से निकलकर गेम की जगह पर आ गया। उसने उस छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया। वो गौर से देखकर अभी भी गिहुन के बारे में ही सोच रहा था। इसी वक्त यहाँ पर एंट्री हो गई पुलिस ऑफिसर की और उसने फाइनली अपने भाई को ढूंढ ही लिया था। जैसे अपने भाई के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पता था कि उसके भाई के हाथ में एक बच्ची भी है। उसे क्रिमिनल होने की वजह से उसे मारना चाहता था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया, क्योंकि आखिर इन्हू यानी कि फ्रंटमैन उसका भाई था। वो बस चिल्लाकर यही बोल पाया कि आखिर क्यों किया तुमने ये सब। और यहाँ पर इन्हू यानी कि फ्रंटमैन वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे वीआईपीज और गार्ड्स इस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं। फ्रंटमैन और नियोल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। खैर फ्रंटमैन ने जो बॉम्ब का बटन दबाया था, बॉम्ब का 30 मिनट टाइम था, पर 30 मिनट पूरे हो चुके थे और फिर ये फैसिलिटी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है बॉम्ब के ब्लास्ट के साथ। मतलब ये पूरी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, गेम खत्म हो जाता है। बाद हमें एक कहानी दिखाई जाती है सारा कुछ होने के बाद 6 महीने बाद की। इस ऑफिसर जब अपने घर जाता है, घर में एक पार्सल रिसीव करता है जिसमें वही एक मासूम सी बच्ची थी, साथ ही साथ उसकी जीती हुई प्राइज मनी भी थी, तो इन्होंने उसके लिए भेजी थी। इन्हों को लगता था कि उसका भाई भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है और साथ ही ये बच्ची भी अच्छी लाइफ डिजर्व करती है, जो उसे उसका भाई ही दे सकता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम खुद फ्रंटमैन को देखते हैं, जाकर गिहुन की बेटी से मिलता है। वो उसे गिहुन की मरने की खबर देता है और साथ ही साथ उसे गिहुन का कार्ड भी देता है जिसमें उसकी सारी जीती हुई प्राइज मनी थी। के बाद जब वो यहाँ से निकलने में आता तब उसने देखा वहाँ एक लड़की बिल्कुल सेल्समैन की तरह ताशी गेम खिला रही थी। यहाँ पर ताशी गेम खेलते हुए बिल्कुल स्क्विड गेम का प्लेयर बना रही थी। इसे देखकर इन्हों समझ गया कि बेशक कोई इस फैसिलिटी खत्म हो गई थी, मगर स्क्विड गेम अभी जारी है, ये पूरा दुनिया में चलेगी और इस बार यूएसए में खेली जाएगी। इसका साफ मतलब है कि स्क्विड गेम का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाती है।